आदर्श शिक्षा समिति की ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में आप सबका स्वागत है। ठीक है, आज भैया हम नया चैप्टर शुरू करेंगे इकोनॉमिक्स में। 11वीं कक्षा के इकोनॉमिक्स में हम करेंगे स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। तो इस टॉपिक का नाम जैसा आपने लिखा है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या। पूर्व संध्या यानी स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले। कौन सा पहले, किस समय के पहले की बात कर रहे हैं? ब्रिटिश शासन काल की बात कर रहे हैं। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी। ठीक है, अब हम इसके परिचय में जाते हैं कि क्या कहना चाहते हैं, या विषय के अंदर हम घुसते हैं तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि आपको ये तो पता ही है कि बहुत समय पहले जब ब्रिटिश भी नहीं थे भारत में, जब ब्रिटिश भी नहीं आए थे, अंग्रेज नहीं आए थे, उससे पहले भारत है ना सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों सोने की चिड़िया कहा जाता था? क्योंकि यहाँ पर हर तरह से क्या था, सक्षमता थी, साधनों से संपन्न देश था। हमारा देश कैसा था? साधन संपन्न देश था। साधन संपन्न देश कैसे, किस तरह से कहा जाता था? यहाँ कृषि प्रधान देश कहा जाता है इसको। ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे कृषि होती थी। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या कहते हैं उसे, संसाधन बहुत सारे थे, जैसे वो सोने के, सोना इत्यादि है ना, सोना चांदी है ना, खनिज पदार्थ बहुत सारे थे। खनिज पदार्थ जिसे कह सकते हैं। ठीक है, खनिज पदार्थ। ठीक है, खनिज पदार्थों की कोई कमी नहीं थी। फिर यहाँ पर सुलभ मार्ग उपलब्ध थे। सुलभ मार्ग उपलब्ध थे, सुलभ मार्ग उपलब्ध थे। ये सुलभ मार्ग क्या करते थे? हमें विदेशों से देश विदेशों से व्यापार करने में मदद करते थे। ठीक है, यहाँ की भूमि, भारतवर्ष की भूमि इस तरह की थी जिससे क्या होता था, यहाँ पर किसी भी प्रकार की खेती करना इत्यादि है ना, हर तरह से क्या आती है, एक प्राकृतिक परिवेश भारत का बहुत अच्छा था। प्राकृतिक परिवेश बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है। इस सब कारणों से हमको सोने की चिड़िया कहा जाता था। पहले के लोग यहाँ पे बहुत ही सक्षम थे, विद्वान थे। ठीक है, यहाँ पे शिक्षा पूरे विश्व में, यहाँ विश्वविद्यालय सबसे पहले भारत में हुआ करते थे, जो सब लोगों को शिक्षा देते थे। इस कारण से कह सकते हैं कि यहाँ की अर्थव्यवस्था भी बहुत अच्छी थी। ठीक है, यहाँ पे लोगों को, यहाँ से लोग अनाज विदेशों में भेजते थे, वहाँ से है ना विश्व व्यापार करने में बहुत ज़्यादा सहायक थे। जैसे भारत का अगर नक्शा देखें पहले वाला भी, ठीक है, इस तरह से अगर मानो कि नक्शा है ना, यहाँ से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर थे, जहाँ से क्या, और हिंद महासागर था। यहाँ से हमको क्या होते थे, जल मार्ग मिलते थे। यहाँ से और यहाँ से हमको क्या मिलते थे, स्थल मार्ग मिलते थे। फिर हमारे अंदर ही अंदर और भी स्थानीय थल मार्ग भी उपलब्ध थे, जिससे हम क्या कहते हैं, इन्हें सुनहरी राह कहा जाता था। इन मार्गों को क्या कहा जाता था? सुनहरी राह कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि यहाँ से व्यापार करना बहुत ही आसान हो गया था। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि भारत सोने की चिड़िया है। पर जैसे ही अंग्रेज आए, वास्तव में अंग्रेज क्या करने आए थे भारत में? व्यापार करने का उद्देश्य था। तो व्यापार करने का क्षेत्र माना जाता था भारत है। तो पहले भारत की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी थी। जब फिर क्या आए, अंग्रेज आए। अंग्रेज आने के बाद अंग्रेजों ने क्या किया, यहाँ पर व्यापार करना शुरू। व्यापार करते करते उन्होंने देखा कि यहाँ पे फूट डालकर राज कर सकते हैं, तो उन्होंने शासन नीति को अपनाना शुरू किया। तो शासन नीति अपनाई, तब तक भी कुछ नहीं था, पर उन्होंने शासन नीति कूट शासन नीति थी। कूट शासन नीति मतलब वो फूट डालते, वो हमें फूट डालते और भला किसका करते? इंग्लैंड का करते। वो कुल मिला के इंग्लैंड का भला करना चाहते थे, भारत का भला करते। थोड़ा बहुत हमारे विदेश के बारे में सोचते तो शायद आज भी हम अंग्रेजों के गुलाम होते। पर वो क्या चाहते थे कुल मिला के, है ना, भारत को तो कच्चे माल का निर्यातक बनाकर सारा माल का भेजना चाहते थे, विदेशों में भेजना चाहते थे। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया है, कैसे किया, समझाता हूँ। देखो इसमें कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। तो पहले हम क्या पढ़ते हैं, औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत निम्न स्तरीय आर्थिक विकास। तो कैसे, किस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था अंग्रेजों के शासनकाल में, कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था क्या हो गई, खराब हो गई, उसको समझते हैं। तो देखो क्या हुआ। फर्स्ट पॉइंट, औपनिवेशिक शासन ने भारत के कच्चे माल का निर्यातक व निर्मित माल का आयात करने वाला देश बना दिया। मतलब यहाँ पे संसाधन खूब थे, है ना, यहाँ से कच्चा माल तैयार करते, इंग्लैंड लेके जाते ट्रेन में और जहाज़ों से भर के इंग्लैंड लेके गए। इंग्लैंड में क्या करते, उसको निर्मित करते, है ना, कच्चे माल क्या बनाते, निर्मित माल बनाते। यहाँ से कपड़ा लेके जाते हैं, वहाँ पे जाके कपड़े बना देते, है ना, ड्रेस बनाते हैं, और यहाँ आकर बेचते, भारत में आकर बेचते। कि कहाँ से बिक रहा? भारत का माल है, भारत का माल है।
है ना। जैसे आजकल सब जगह मेड इन चाइना सुनते हैं, वैसे मेड इन इंडिया के नाम से सब पहले बेचते थे। तो बेचते का वो बिकता कहाँ था, इंग्लैंड का माल, और बेचते कहाँ थे, भारत में आके, तो दुगना फायदा होता था। कच्चे माल का निर्यातक के रूप में भारत मिल गया कि हमको माल यहाँ से ही मिल जाएगा और यहीं पे लाके बेचना है, बेचमारी अपने को करनी नहीं है, ज़्यादा चिंता करने का विषय है नहीं, यहीं से लाके यहीं पे बेच सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा उनका फ़ायदा हो रहा था। कैसे फ़ायदा, एक तो उनको आसानी से कच्चा माल मिल रहा था, आसानी से कच्चा माल मिल रहा था, और पक्का माल बेचने के लिए एक जगह भी मिल रही थी, और वहाँ से भी उनको क्या मिल रहा था, लाभ मिल रहे थे। सस्ते में कच्चा माल लेते थे और महंगे में निर्मित माल बेचते थे, और उनसे भी टैक्स लेते थे। तो कुल मिलाकर दोहरे रूप से भारत का क्या कर रहे थे, शोषण कर रहे, दोहरा शोषण कर रहे थे। यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, दोहरा शोषण शुरू कर दिया था। क्लियर पहला पॉइंट। फिर सेकंड क्या हुआ, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय भी आकलन नहीं किया गया। अब क्या हुआ, अब उनका काम तो क्या था, देश को लूटने के लिए आए थे, शासन करने के लिए तो आए नहीं थे। वो कुल मिला के देश को क्या करना चाहते थे, लूटना चाहते थे। इसी उद्देश्य से जब वो देश को लूटना ही चाहते हैं तो कोई राष्ट्रीय आय का भी आकलन नहीं करके देश को कितनी, भारत देश को कितनी आय हो रही है, यहाँ के लोगों की इनकम क्या है, उन्होंने कोई भी आकलन नहीं किया। सही ढंग से तो किया ही नहीं। अगर उन्होंने दिखावे के लिए किया भी होगा तो वो भी क्या था, गलत किया। सही ढंग से उन्होंने देश का आकलन किया ही नहीं। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट, 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत की राष्ट्रीय आय व वार्षिक आय समृद्धि दर 2% से कम हो रही थी तथा प्रति व्यक्ति उत्पाद वृद्धि दर तो मात्र आधा प्रतिशत ही रह गई। अब यहाँ पे पॉइंट समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। इन्होंने किया क्या, भारत की जो राष्ट्रीय आय थी, भारत की जो राष्ट्रीय आय थी, ठीक है, ये दादा भाई नेहरू और इन्होंने क्या किया था, कुछ अर्थशास्त्री थे भारत में अंग्रेजों के शासनकाल में, उन्होंने क्या किया था, एक आकलन किया था। ये आकलन अंग्रेजों ने नहीं किया है, ये आकलन क्या है, भारतीय अर्थशास्त्रियों ने किया है, जो उसमें विद्वान थे ना, भारतीय विद्वानों ने इसका क्या किया, आकलन किया। वो कि आकलन इसलिए किया क्योंकि उन्होंने देखा कि ये अंग्रेज तो भारतीय अर्थव्यवस्था को विनाश कर रहे हैं, और क्या विनाश हो रहा है, कितना विनाश हो रहा है, यहाँ की जनता को पता ही नहीं चला। तो जनता को कुछ तो जानकारी होनी चाहिए, तो जनता को जानकारी करवाने के लिए दादा भाई नेहरू जी, ठीक है, कुछ शब्द है, दादा भाई नेहरू जी है, ठीक है, विलियम डिग्बी है, फिंडले सिराज है, डॉक्टर वी के और आर.वी. राव है। इन्होंने क्या कर दिया, इन सब विद्वानों ने क्या किया कि देश की अर्थव्यवस्था से संबंधित राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की एक गणना की। वो गणना कई हद तक सटीक भी थी। तो ये गणना में क्या हुआ कि राष्ट्रीय आय की वार्षिक समृद्धि दर, अब देश की जो इनकम हो रही है, देश की इनकम किससे होती है, जीडीपी पे होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर होती है। मतलब जितनी ज़्यादा जीडीपी बढ़ती है उतनी ज़्यादा देश की आय होती है। ठीक है। तो वो तो बढ़ रही थी पर आय नहीं होती। समृद्धि दर यानी क्या होता है, एक दर और होती है, राष्ट्रीय आय तो बढ़ रही थी, इसमें नो डाउट, पर समृद्धि दर क्या होता है पता है, हर क्षेत्र की दर में वृद्धि होना ही समृद्धि दर कहा जाता है। हर क्षेत्र में वृद्धि होना ही क्या कहा जाता है, समृद्धि दर कहा जाता है। कैसे, हर क्षेत्र की में वृद्धि होना ही समृद्धि दर किस प्रकार कहा जाता है, समझो, समझने वाली बात है कि कृषि क्षेत्र में वृद्धि हो रही थी, औद्योगिक क्षेत्र में नहीं हो रही थी, है, सेवा क्षेत्र में नहीं हो रही थी, है ना, रोजगार क्षेत्र में नहीं हो रही थी। कुल मिला के एक ही क्षेत्र में वृद्धि होती है तो वो समृद्धि दर नहीं कही जाती है। हर क्षेत्र को लेके चलते हैं ना, छोटे छोटे हर क्षेत्र को लेके चलेंगे तो वो समृद्धि दर कही जाती है। तो भारत की 20वीं शताब्दी आते आते भारत की हर वर्ष प्रति समृद्धि दर 2% से क्या हो रही थी, कम हो रही थी। ये तो नुकसान है। जब समृद्धि दर कम होगी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आय में क्या होगा, नुकसान होना शुरू होगा। राष्ट्रीय आय बढ़कर भी बढ़ नहीं रही है, उससे एक व्यक्ति को ही फायदा हो रहा था। अगर कृषि में वृद्धि हो रही थी तो उससे तो कुल मिला के अंग्रेजों को फायदा था, दूसरों को तो फायदा हो ही नहीं रहा था। फिर क्या हुआ, तथा प्रति व्यक्ति उत्पाद वृद्धि दर तो मात्र आधा प्रतिशत रह गई। तो प्रति व्यक्ति उत्पाद दर, अब देखो प्रति व्यक्ति कितना उत्पाद कर सकता है, तो वो सिर्फ आधा प्रतिशत ही उत्पाद कर पा रहा, ज़्यादा वो उत्पाद नहीं कर पा रहा। तो उत्पादन दर तो कितनी रह गई, सिर्फ आधा प्रतिशत रह गई। तो कुल मिला के अंग्रेज़ों ने क्या कर दिया, अंग्रेज़ों ने ऐसे नीतियाँ, ऐसे नियम इस तरह से डाल दिए कि ये मुख्य तीन समस्या भारत ने इसको
घेर लिया। इन तीनों ने क्या कर दिया, कच्चे माल का निर्यातक बना दिया, भारत को निर्मित माल का क्या बनाया, आयात करने वाला देश बना दिया। राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति की गणना नहीं की, और गणना की तो हमको पता चला कि ये तो समृद्धि दर और प्रति व्यक्ति उत्पाद दर और ये सब क्या हो रही है, धीरे धीरे और कम होती जा रही है। तो इससे क्या हुआ, देश का बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगा। भारतीय अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही थी, एक डूब रही थी। भारतीय अर्थव्यवस्था क्या हो रही थी, डूब रही थी। तो उन्होंने किस किस प्रकार से ये डुबाने का काम किया, ठीक है, तो उसके भी कुछ विषय हम देख लेते हैं। एक बार इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है भैया, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कृषि क्षेत्र। ठीक है, हम समझने की कोशिश करते हैं कि कृषि क्षेत्र क्या है। देखो, अंग्रेजी शासनकाल में जब औपनिवेशिक शासन में भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार से क्या क्या दुर्दशा हुई, उसको समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कृषि क्षेत्र को। उन्होंने निर्यातक देश बनाया तो किस प्रकार बनाया, ये तो देखना पड़ेगा ना। निर्यात करने वाला, कच्चे माल का निर्यातक देश बना दिया, आयात करने वाला देश बना दिया, किस प्रकार बनाया, उसके कुछ पॉइंट समझने पड़ेंगे। तो इसको पॉइंट में मैंने कुछ लिखा हुआ है, उस पॉइंट के आधार पर समझेंगे कि होता क्या है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत मूलतः एक कृषि अर्थव्यवस्था ही बना रहा। मतलब उन्होंने क्या कर दिया, जितने भी देश में औद्योगिकीकरण था, कपड़ों का उद्योग होता था, जितना भी जो भी काम काज होता, उन सबको उन्होंने बंद करवा दिया। और देश में सभी जनसंख्या, जितने भी देश के लोगों को, उनको एक ही काम करने के लिए कह दिया। क्या करने को कहा, सिर्फ कृषि करो, आप क्या करो, कृषि। इसलिए वो कृषि प्रधान देश बन गया, और कुल मिला के वहाँ पे सिर्फ एक ही अर्थव्यवस्था बनी रही, कृषि की अर्थव्यवस्था ही बनी रही। बाकी सब लोगों को वो काम नहीं आता था। क्लियर हो गया, वो सब काम छूट गया उनसे, वो जितने भी काम जानते थे सब छूट गया, वो मात्र कृषि करना ही जान पाए। ठीक है, हुआ है ना, जैसे जहाँ पर वो काश्तकारों के हाथ काट दिए, मूर्ति शिल्पकारों के हाथ काट दिए, शिल्पकला को नष्ट कर दिया, है ना, उनके किताबें जो भी ये ज्ञान थे उनको जला दिया, ये सब काम अंग्रेजों ने कर दिया। क्यों, वो यही चाहते थे यहाँ से कच्चा माल निर्यात होता रहे और यहाँ पे आके हम नया माल, निर्मित माल को बेच सके, बाकी कुछ भी यहाँ से होना नहीं चाहिए। ठीक है, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या क्या, कृषि क्षेत्र के गतिहीनता का मुख्य कारण औपनिवेशिक शासन द्वारा लगाई गई भूव्यवस्था प्रणालियों को ही माना जाता है। मतलब उन्होंने क्या कर दिया, अगर मैं कहूँ भारत कृषि क्षेत्र गतिहीन रहा, उसमें गति तेजी से, देखो मान लो कि हम देश कृषि करता, तो कृषि में भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होनी चाहिए। आज पूरे देश में कृषि, भारत कृषि प्रधान देश होने के बाद भी कृषि इतना नहीं कर पा रहा है, तो उसके पीछे कारण क्या है, कुछ तो कारण होगा ना, कि इतना कृषि प्रधान देश होने के बाद भी कृषि नहीं कर पा रहा, तो उसके पीछे कारण क्या है। तो उसके पीछे के कारणों को समझना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ऐसी नीति अपनाई, ऐसी भूव्यवस्था प्रणालियों का निर्माण किया कि इस देश लागू किया, जिससे क्या हो गया, देश की भूव्यवस्था, देश की कृषि क्षेत्र वो भी गतिहीन हो गया। गतिहीन होने के कारण क्या था, भूव्यवस्था प्रणाली, मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा लगान लगा दिए, जमींदारों को लगा दिया। ठीक है, फिर वो नए नए कर लगाते थे। ठीक है, बारिश नहीं होती थी तो लगान माफ़ करना होता था, वो भी नहीं करते थे। हैं, किसी भी प्रकार की उर्वरक है, सिंचाई सुविधा नहीं देते थे, वो तो कुल मिला के सिर्फ अनाज लेने के रूप में करते थे। जो अनाज नहीं दे पाता उसकी ज़मीन हड़प लेते थे, है ना। जो राज्य ये लगान नहीं दे पाता था उस राज्य को हड़प लेते थे। कुल मिला के उन्होंने लूटने का काम किया, कई प्रकार से हेल्प करने का काम नहीं किया। ये ऐसी भूव्यवस्था प्रणालियों ने उनको क्या कर दिया, और हर साल लगान बढ़ता ही जाता था, कम नहीं होता था। लगान, कृषि कम हो रही है और लगान बढ़ रहा है, कृषि कम हो रही है, लगान बढ़ रहा है, तो इससे क्या होगा, किसान के ऊपर बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इस प्रकार से वो कृषि की गतिहीनता बढ़ती रही। क्लियर। तीसरा, जैसे बंगाल प्रेसिडेंसी कहते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा खेती होती है, अच्छी खेती होती है। अब पे क्या हुआ, कृषि कार्य में होने वाले समस्त लाभ भी जमींदारों द्वारा ही हड़प लिए जाए। जितने भी कृषि में लाभ होते थे ना, उनको क्या कहते हैं, जमींदार हड़प लेते थे। और क्या कहते हैं, कुछ देखो जमींदार क्या होता है, जमींदार व्यवस्था, उस समय अंग्रेजों ने एक और व्यवस्था शुरू की थी, जमींदार व्यवस्था। वो बहुत घटिया व्यवस्था थी। वो एक घटिया व्यवस्था क्यों कही जाती है, मैं बताता हूँ, कारण बताता हूँ। किसान जो भी खेती करता था, ठीक है, उसका लगान उसको अंग्रेज़ों को तो देना ही है, तो वो अंग्रेज़ों को दे देता। पर जमींदार क्या करता था, वो जैसे अंग्रेज ने 50% मांगा, तो जमींदार उससे 50 ना मांग के 70% मांगता था। 50 नहीं मांग के कितना मांगता था, 70%। तो 20% किसके हाथ में जाता है, जमींदार। तो जमींदार ने बहुत ज़्यादा हड़प
लिया। तो इस व्यवस्था के बंगाल प्रेसिडेंसी में कृषि कार्यों में होने वाले समस्त लाभ भी जमींदार द्वारा हड़प लिए जाते थे तथा कृषि क्षेत्र की दशा सुधारने के लिए कुछ कार्य भी नहीं किए जाते थे। अब जमींदारों का काम क्या होता है कि किसानों की हेल्प करे, क्योंकि वो उनको लगान दे रहे हैं ना, कहीं उनकी तरफ से एक कहते हैं लीडर का काम करे, तो उनकी हेल्प के रूप में भी कोई काम नहीं। कृषि क्षेत्र को सुधारने के लिए कोई नहीं, सिंचाई सुविधा नहीं हो रही है तो सिंचाई के लिए व्यवस्था करना, नहर सुविधा लाना, वो लाना, कोई भी काम नहीं। अंग्रेजों ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया ना, उन्होंने भी इस पर ध्यान नहीं दिया, जिससे क्या हो गया, दिन बर दिन देश की कृषि व्यवस्था बिगड़ती चली गई। ठीक है, फिर कुछ और पॉइंट भी है कि और क्या क्या समस्या है। तो देखो, अधिक लगान सबसे बड़ी समस्या क्या थी, अंग्रेजों द्वारा बहुत ज़्यादा लगान लगाया गया। इन सबसे ज़्यादा लगान के कारण क्या हो गया था, देश की कृषि व्यवस्था बहुत ज़्यादा पिछड़ गई थी। दूसरा है राजस्व व्यवस्था, है ना, इनकी राज्य व्यवस्था हमेशा क्या, प्रतिदिन लगान बढ़ाना, नए नए कर लगाना, नए नए कहते हैं टैक्सेस लगाना, इन टैक्सेस लगान इन सबसे क्या वो पूरी तरह से तंग आ चुके थे। ठीक है, कृषक आत्महत्या कर रहा था, कृषि में खेती कर भी कहीं खेती नहीं होती तो उसको लगान माफ़ नहीं करना, वो बहुत ही मतलब कुल मिला के उस समय किसान के पास कोई तो एक तो ऑप्शन नहीं था कि बिजनेस करने का, और कोई चारा भी नहीं था कि वो कुछ और कर सके। ठीक है, और पूरी तरह से तंग आ चुका था उस समय। फिर निम्न स्तर की प्रौद्योगिकी की, और उस समय क्या था, कोई नई अच्छी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, है, और थी भी तो वो अपनाते नहीं थे, अंग्रेज तो उनकी कोई हेल्प कर नहीं रहे थे। टेक्नोलॉजी आज तो देखो, आपने देखा ट्रैक्टर आ चुके हैं, है ना, बहुत सारी फव्वारा विधि आई है, हैंडपम्प विधि आई है, वो भी उस समय भी चालू कर सकते थे पर उन्होंने नहीं की। ठीक है, वो स्तर निम्न ही रहा। फिर सिंचाई सुविधा का अभाव, अब वहाँ पे पहले नहरों के लिए, सिंचाई सुविधा के लिए को सब तरह से क्या था, अभाव माना जाता था। ठीक है, जहाँ पर बारिश अच्छी होती है, जहाँ पे नहर है वहाँ पे तो खेती अच्छी हो रही है, पर जहाँ पे नहर नहीं है, बारिश नहीं हो रही, वहाँ पे क्या हो रहा था, इन सब सिंचाई सुविधा को क्या कहा जाता था, अभाव माना जाता था। फिर और क्या था, उर्वरकों का नगण्य प्रयोग। उस समय अंग्रेज तो कोई उर्वरक देते नहीं थे, कुछ भी खाद वाद देते नहीं थे, तो क्या होता था, उर्वरकों का नगण्य प्रयोग होता था, जिससे कृषि में कोई भी बढ़ावा नहीं मिल रहा था। फिर नकदी फसल, अब सबसे ज़्यादा अंग्रेजों ने किस पर ध्यान दिया, देश का, उनको पता था कि हमको तो क्या करना है, लूटना है, देश को लूटना है, तो कुल मिला के वो उन्होंने सबसे ज़्यादा किस फसलों पर ध्यान दिया, नकदी फसलों पर ध्यान दिया। अब नकदी फसलों पर ध्यान देने के कारण इन नकदी फसलों पर जो नकद यानी तो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाया जा सकता है, वही फसलों पर ज़्यादा ध्यान रहा, तो उन पर ही वृद्धि हुई। जो लोगों का अन्न पेट भर सके ऐसी फसलों पर उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया। पालन पोषण करने वाली फसलों पर ध्यान दिया, नकद इकट्ठा करने वाली फसलों पर ध्यान दिया, जिससे क्या हुआ, देश की कुल मिला के कृषि व्यवस्था तो अर्थव्यवस्था तो बढ़ी, पर उसका स्तर क्या हो गया, गतिहीन रहा। कहने का मतलब स्तर गतिहीन रहने का मतलब क्या था, मतलब देश की कृषि अर्थव्यवस्था के रूप में कहा जाए तो बहुत ऊपर चला गया, पर कहने का मतलब लोगों का विकास नहीं हुआ, कि जनसंख्या को कोई फायदा नहीं मिला, बाकी जनसंख्या तो दुखी की दुखी रही, भारत का तो विनाश का विनाश ही होता रहा। क्योंकि ये जितनी भी कृषि होती तो वो तो कुल कच्चे माल के रूप में कौन लेके चला जाता था, अंग्रेज लेके चले जाते थे और निर्मित करके भारत में आकर बेचते थे। भारतीयों को कोई भी किसी भी प्रकार का लाभ होता नहीं था। क्लियर? ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट कल नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है।